when normalized by minutes played, यानी कि जब हम लोगों ने मिनट्स से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद प्लॉट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिनट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नॉर्मलाइज्ड किया है। तो हम लोगों ने एक नया ग्राफ देखा है और उस नए ग्राफ के अंदर हमारे सामने वर्टिकल स्ट्राइप आ गई है। वर्टिकल स्ट्राइप जो आई है उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि देखो, हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर रीबाउंड पर मिनट लिया है और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने पॉइंट्स पर मिनट लिया है। ठीक है, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं ये जो आपका रेड वाला है, ये रेड वाला बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी यानी कि गार्ड को, और ये जो आपका ये वाले कलर का है ये बिलोंग कर रहे हैं, ये जो आपके 3-4 कलर हैं ये बिलोंग कर रहे हैं फॉरवर्ड और सेंटर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि जो आपके फॉरवर्ड और जो आपके सेंटर्स वाले प्लेयर हैं उनका रीबाउंड पर मिनट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द गार्ड। लेकिन हम लोग यहां पर यह भी देख सकते हैं कि हर एक वर्टिकल स्ट्रिप की एक पर्टिकुलर रेंज है, यानी कि वर्टिकल रेंज है। So points per minute may not be a useful indicator of position. Players of any position could score similar points per minute. तो इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि पॉइंट्स पर मिनट जो है ये आपका इस पॉइंट्स पर मिनट को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? पॉइंट्स पर मिनट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये है कि जो हमारा पॉइंट्स पर मिनट जो हम लोगों ने वाई एक्सिस पर लिया है उसको हम लोग इंडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो कुल मिलाकर पर मिनट यानी कि स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड किया है टाइम से, ये इस्तेमाल करी गई है और ये इस्तेमाल होने के लायक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है उसको डिवाइड कर दे। किससे डिवाइड कर दे? द टाइम, जितनी देर के लिए प्लेयर ने प्ले किया है। बात क्लियर है? तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो है आपका कॉलम 8 से लेकर के कॉलम 22 तक के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम 8 से लेकर के कॉलम 20 तक के इन सारे कॉलम को नॉर्मलाइज कर दे। और नॉर्मलाइज कैसे करें? इन सारे कॉलम्स को डिवाइड कर दे। किससे डिवाइड कर दे? मिनट्स प्लेड से डिवाइड कर दे। तो मिनट्स प्लेड से डिवाइड करने के बाद फिर वापस से जो आएगा रिजल्ट, उन रिजल्ट को इन्हीं कॉलम्स में स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं सिंस टोटल मिनट्स प्लेड कैन आल्सो वेरी वाइडली। जो टोटल मिनट जितना बंदा प्ले कर रहा है, जितना प्लेयर खेल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा? डिफर करेगा, यानी कि बहुत ज्यादा वाइडली में वैरी करेगा। तो हम लोग क्या करें, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मिनट्स को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? पर गेम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लोग बॉक्स प्लॉट के जरिए से हम लोग दो प्लॉट को प्लॉट कर सकते हैं। एक प्लॉट है डेटा डॉट रीबाउंड वर्सेस पोजीशन, यानी कि पोजीशन वर्सेस रीबाउंड, ये प्लॉट करें। और हम लोग क्या प्लॉट करें? पोजीशन वर्सेस पॉइंट्स प्लॉट करें। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग सारे कॉलम्स को नॉर्मलाइज करेंगे डेटा, और इसको जो हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे, इस टेबल के अंदर जो इंडेक्सिंग करेंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स में इंडेक्सिंग करेंगे, और सारे कॉलम्स यानी कि रो की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कोलन इस्तेमाल करेंगे, और 8 से लेकर के 22 तक के, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेटा, यानी कि इन सारे कॉलम्स को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, मिनट से डिवाइड करना है। तो फिर से हम यही लिखेंगे, कोलन कॉमा 8 से लेकर के 22, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और आपका डेटा डॉट मिनट्स, डेटा डॉट मिनट से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद सारे कॉलम से 8 कॉलम से लेकर के 22nd कॉलम तक के जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स क्या हो गए हैं, नॉर्मलाइज हो गए हैं। अब क्या करना है, अब हमें नॉर्मलाइज करना है, मिनट्स को नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि टोटल मिनट भी बहुत वाइडली वेरी करता है, तो इसको भी क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। डेटा डॉट mi, डेटा डॉट मिनट इज इक्वल्स टू डेटा डॉट मिनट्स, और इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डेटा डॉट जीपी से डिवाइड करेंगे। जीपी से डिवाइड करने के बाद अब बॉक्स प्लॉट हमें करना है। बॉक्स प्लॉट किसके बीच में प्लॉट करना है, रीबाउंड्स को लेना है एक्स एक्सिस पर, रीबाउंड पर मिनट को लेना है एक्स एक्सिस पर, और पोजीशन को लेना है किस पे, वाई एक्सिस पर। तो डेटा डॉट रीबाउंड्स कॉमा डेटा डॉट पीओएस, डेटा डॉट पीओएस, और इसको अपन लोगों ने चला देना है। फिर उसके बाद दूसरा बॉक्स प्लॉट करना है। दूसरा बॉक्स प्लॉट क्या होगा, वो हमारा पोजीशन वर्सेस, यानी कि पोजीशन को वाई एक्सिस पर लेना है और पॉइंट्स पर मिनट को एक्स एक्सिस पर लेना है। तो क्या आ जाएगा, डेटा डॉट पॉइंट्स, डेटा डॉट पॉइंट्स, फिर उसके बाद डेटा डॉट पीओएस, और इसको फिर से चला देना है। तो जैसे ही इसको चलाएंगे तो हमारे पास 2 बॉक्स प्लॉट आ जाएंगे। ये पहला बॉक्स प्लॉट है और ये आपका दूसरा बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं, और इस सेक्शन के अंदर हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने से पहले हम लोग मॉडल को बनाएंगे, यानी कि हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल को बनाएंगे। क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है, क्लासिफिकेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो कि नई ऑब्जर्वेशन को क्लासिफाई करता है, नई ऑब्जर्वेशन को पहचानता है कि ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रही है, कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कौन से वेरिएबल को बिलोंग कर रही है, या फिर ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रही है, अगर हमारे पास नई ऑब्जर्वेशन है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले सेक्शन में हमारी टेबल को हम लोगों ने नॉर्मलाइज किया था। नॉर्मलाइज कैसे किया था, डिवाइड करके, किससे डिवाइड किया था, टाइम से डिवाइड किया था, नंबर ऑफ मिनट्स प्लेड बाय द प्लेयर से डिवाइड किया था, और हमने कॉलम 8 से लेकर के कॉलम नंबर 22 तक के सारे कॉलम्स को क्या कर दिया था, नॉर्मलाइज कर दिया था पूरी तरीके से। तो हमारे पास एक टेबल आ गई थी, नॉर्मलाइज्ड टेबल आ गई थी। अब यहां पर इस सेक्शन में उन्होंने पहले से ही इस नॉर्मलाइज्ड टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से को उन्होंने ट्रेनिंग डेटा माना और उसका नाम क्या दे दिया, डेटा ट्रेन।
यानी कि डेटा ट्रेन एक ऐसी टेबल है जिस टेबल की मदद से हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल को बनाएंगे। जो ट्रेनिंग डेटा होती है उस ट्रेनिंग डेटा से हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल को बनाते हैं। फिर उसके बाद उसी के हम लोगों ने डेटा के दो हिस्से करे थे। एक हिस्से को हम लोगों ने डेटा ट्रेन यानी कि ट्रेनिंग सेट माना था और दूसरे हिस्से को हम लोगों ने टेस्टिंग सेट माना था और इसको नाम दे दिया गया था डेटा टेस्ट नाम। यानी कि डेटा टेस्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिस वेरिएबल के अंदर टेबल मौजूद है और उस टेबल की मदद से हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल को टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करने का मतलब क्या होता है? टेस्ट करने का मतलब यह होता है कि क्लासिफिकेशन मॉडल हमारा जो हमने बनाया है क्या वो सही से ऑब्जर्वेशन को पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है, सही से क्लासिफाई कर पा रहा है या सही से क्लासिफाई नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर हम लोग KNN मॉडल को बनाएंगे। KNN का मतलब होता है के नियरेस्ट नेबर मॉडल। इस मॉडल की मदद से जो ये मॉडल बनेगा ये अननोन ऑब्जर्वेशन को पहचानेगा और अननोन ऑब्जर्वेशन के पास अगर कोई नोन ऑब्जर्वेशन है तो नोन ऑब्जर्वेशन का क्लास हम लोगों को पता होगा कि नोन ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास को बिलोंग कर रही है। तो ये क्या करेगा, ये उस अननोन जो कि करीब है उस अननोन को क्लासिफाई कर देगा। कैसे क्लासिफाई करेगा कि जो नोन वाला जो क्लास है उसी के क्लास को वो अननोन ऑब्जर्वेशन को बिलोंग कर देगा। इसको हम इस तरीके से समझाएं, जैसे सपोज दैट हमने ये ग्राफ बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है 0,0। सपोज दैट ये हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस है। हमने ब्लैक कलर से जो ऑब्जर्वेशन जो डॉट डॉट बनाए हैं ये सब अननोन ऑब्जर्वेशन है। ब्लैक कलर से यहां पे लिखे दे रहे हैं, लिगेंड हम ऐड करे दे रहे हैं। अननोन अननोन ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि इन ऑब्जर्वेशन का हमें क्लास नहीं मालूम है, यानी कि यह ऑब्जर्वेशन किस क्लास को बिलोंग कर रही है हम लोगों को नहीं मालूम। अब हम नोन ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं और नोन ऑब्जर्वेशन को हम रेड कलर से बनाएंगे। जैसे सपोज दैट हमने ये नोन ऑब्जर्वेशन बनाई है, ठीक, रेड कलर से, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बिलोंग कर रही है बॉल को। फिर उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन बनाएंगे येलो कलर से, ये येलो कलर से हमने बनाई, और ये जो बिलोंग कर रही है ये बिलोंग कर रही है बैट को। यानी कि ये जो येलो वाली ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रही है, बैट की। रेड वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो बिलोंग कर रही है बॉल को। तो के नियरेस्ट नेबर मॉडल क्या करेगा, वो इस अननोन ऑब्जर्वेशन को पहचानने का काम करेगा। अब ये देखेगा कि ये जो आपका ब्लैक कलर की जो ऑब्जर्वेशन है जो कि अननोन है, इसके करीब ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो हम लोगों को पता है, जिसका क्लास हम लोगों को पता है। तो भैया यहां पर बॉल वाली है, बॉल। तो ये क्या करेगा कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ब्लैक वाली जो कि अननोन है, ये इसी के क्लास को बिलोंग कर देगा। वो कहेगा, क्लासिफिकेशन मॉडल कहेगा कि ये जो अननोन ऑब्जर्वेशन है ब्लैक कलर की, ये जो हम जिससे पॉइंट से इंडिकेट कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रही है बॉल कैटेगरी को। ठीक है।
अब बात करते हैं इस वाली ऑब्जर्वेशन को जो कि अननोन है। ये किसके करीब है? ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन के करीब है जो कि बिलोंग कर रही है बैट को। तो ये क्या करेगा? ये इस ऑब्जर्वेशन को कह देगा कि तुम बिलोंग कर रहे हो बैट को। तो इस तरीके से ये के नियरेस्ट नेबर मॉडल काम करता है। बात समझ में आ गई? अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमने के नियरेस्ट नेबर मॉडल का जो फंक्शन है, कैसे वो काम करता है, वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग इसको बनाते हैं, इस मॉडल को बनाते हैं, बनाने के बाद ट्रेन करते हैं। इस मॉडल को किससे बनाते हैं? इस मॉडल को ट्रेनिंग डेटा सेट से बनाते हैं, यानी कि ऐसी डेटा जिससे हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं। हम लोग पहले ही डेटा ट्रेन क्रिएट कर चुके हैं, यानी कि ट्रेनिंग सेट पहले से ही हम लोग बना चुके हैं। तो अब इसी डेटा ट्रेन से हम लोग क्या करेंगे? मॉडल को बनाएंगे। अब हम लोगों ने कौन सा मॉडल बनाना है? KNN मॉडल बनाना है। तो KNN मॉडल किससे बनेगा? एक फंक्शन से बनेगा। उस फंक्शन का नाम है fitCKNN फंक्शन। इस फंक्शन के इनपुट और आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो इनपुट होगा वो दो इनपुट होगा। द फर्स्ट इनपुट विल बी द ट्रेनिंग सेट डेटा एंड द सेकंड इनपुट विल बी द रिस्पांस वेरिएबल। अब ये रिस्पांस वेरिएबल क्या होता है? अभी हमने वेरिएबल बता दिया था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हम लोग डेटा के अंदर जो कॉलम होते हैं उन कॉलम को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। लेकिन रिस्पांस वेरिएबल क्या होता है? रिस्पांस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है यू वांट द मॉडल टू प्रेडिक्ट, यानी कि हम लोग अभी हमने जो वर्किंग बताई थी क्लासिफिकेशन मॉडल की, KNN मॉडल की जो वर्किंग बताई थी, उसमें वो कौन से वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहा है? बैट और बॉल को। तो ये जो बैट और बॉल जिस वेरिएबल में स्टोर होगा, जिस कॉलम में स्टोर होगा, उस कॉलम के नाम को क्या बोलेंगे? वेरिएबल तो बोलेंगे, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? यहां पर रिस्पांस वेरिएबल बोलेंगे। तो यहां पर हमारा टास्क नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फिट a KNN मॉडल टू द डेटा स्टोर्ड इन द डेटा ट्रेन। द नोन क्लासेस आर द प्लेयर पोजीशन, यानी कि जो नोन क्लासेस है वो हमारे क्या है? प्लेयर पोजीशन। और ये कौन से वेरिएबल में स्टोर है? POS। तो POS वाला वेरिएबल जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा रिस्पांस वेरिएबल हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको स्टोर करो, कौन से वेरिएबल में स्टोर करो? KNN मॉडल में स्टोर करो। KNN MODEL 1 इज इक्वल्स टू FIT CKNN फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग डेटा ट्रेन को हम लोग पहला इनपुट डालेंगे जो कि हमारी ट्रेनिंग डेटा है, और दूसरा इनपुट क्या डालेंगे? POS डालेंगे, यानी कि वेरिएबल नेम डालेंगे जिसके अंदर हमारे नोन क्लासेस प्रेजेंट है। तो रिस्पांस वेरिएबल ऐसा कॉलम होता है, रिस्पांस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर नोन क्लासेस प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे? चला देंगे। तो चलाने के बाद ये हमारा KNN मॉडल तैयार हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। नेक्स्ट टास्क में क्या है कि एक नए फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। उस फंक्शन का नाम है प्रेडिक्ट फंक्शन। हम लोगों ने इससे पहले वाले टास्क में क्लासिफिकेशन मॉडल को बनाना सीखा था। क्लासिफिकेशन मॉडल को बनाने के बाद अब बात आती है प्रेडिक्शन की, और हम लोग प्रेडिक्शन किसके जरिए से करते हैं? क्लासिफिकेशन मॉडल के जरिए से करते हैं। क्लासिफिकेशन मॉडल ही
प्रेडिक्ट करता है। और कैसे प्रेडिक्ट करता है? प्रेडिक्ट फंक्शन की मदद से। और ये प्रेडिक्ट क्या करता है? ये प्रेडिक्ट क्लास को प्रेडिक्ट करता है। क्लास बोले तो कैटेगरी को प्रेडिक्ट करता है। किसकी कैटेगरी को? नई ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी को। जो हमने एग्जाम्पल बताया था आपको ग्राफ बना करके, उसमें जो हमने ब्लैक कलर से जो ऑब्जर्वेशन बनाई थी, उसी ऑब्जर्वेशन को ये प्रेडिक्ट करता है, उसी ऑब्जर्वेशन के क्लास को प्रेडिक्ट करता है। यानी कि वो ऑब्जर्वेशन, वो अननोन ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास को बिलोंग कर रही है, उस क्लास को प्रेडिक्ट करता है कौन? प्रेडिक्ट फंक्शन। अब इसके इनपुट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर इनपुट, दो इनपुट होगा। पहला इनपुट होगा हमारा मॉडल, जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है। हम लोगों ने मॉडल बनाने के बाद हमने मॉडल को कौन से वेरिएबल में स्टोर किया है? KNN मॉडल वेरिएबल में स्टोर किया है। तो यही वेरिएबल हमारा पहला इनपुट होगा प्रेडिक्ट फंक्शन के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा इनपुट होगा, दैट विल बी द न्यू डेटा। तो अब यहां पर कह रहा है कि अब प्रेडिक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करो और प्रेडिक्ट करो, पोजीशंस को प्रेडिक्ट करो, यानी कि क्लास को प्रेडिक्ट करो। किसके लिए प्रेडिक्ट करो? नई डेटा के लिए, जो कि हमारा डेटा टेस्ट है। हमने पहले क्या बताया था कि जो हमारी नॉर्मलाइज्ड डेटा सेट आ गई थी, उस नॉर्मलाइज्ड डेटा सेट को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हिस्से से हमने ट्रेन करके, एक हिस्से को हमने ट्रेनिंग सेट माना था और दूसरे हिस्से को हमने टेस्टिंग सेट माना था। ट्रेनिंग सेट से हम लोगों ने मॉडल को बनाया था और टेस्टिंग सेट से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो अब हम लोगों ने ट्रेनिंग सेट को इस्तेमाल कर लिया, अब हम इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग सेट। और कह रहा है कि इसके जो प्रेडिक्शंस, हाँ, इसके आउटपुट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा, किसका आउटपुट? प्रेडिक्ट का आउटपुट। प्रेडिक्ट फंक्शन का जो आउटपुट होगा, दैट विल बी द कैटेगोरिकल एरे। वो एक कैटेगोरिकल एरे होगा और उस कैटेगोरिकल एरे के अंदर सारे प्रेडिक्टेड क्लास मौजूद होंगे। और ये प्रेडिक्टेड क्लास किसके होंगे? नई डेटा सेट के होंगे। और यहां पर कह रहा है कि जो प्रेडिक्टेड क्लास है उसको स्टोर करो, प्रेड POS में स्टोर करो, PREDICT प्रेडिक्ट। और इसके अंदर इनपुट क्या डालना है? KNN मॉडल, और फिर उसके बाद डेटा टेस्ट। डेटा टेस्ट इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है? इनपुट डाल देना है, फिर उसके बाद इसको चला देना है। तो कुल मिलाकर क्या करना है? पहले हमने इंपोर्ट कराया डेटा को, इंपोर्ट कराने के बाद प्री प्रोसेस किया, उसको फॉर्मेट किया, उसको नॉर्मलाइज्ड किया, नॉर्मलाइज्ड करने के बाद उस डेटा को डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया दो डेटा सेट में। एक से हमने ट्रेनिंग मॉडल बनाया, दूसरे से हम लोग उसका प्रेडिक्शन करते हैं उस मॉडल का। तो अब ये देखो, ये प्रेड प्रॉस जो वेरिएबल है, इसके अंदर सारी कैटेगरीज आ गई हैं हमारी नई डेटा सेट के लिए। अगर हम डेटा टेस्ट देखना चाहते हैं कि डेटा टेस्ट क्या है, तो सिंपली इसको हम डालेंगे और डेटा टेस्ट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी नई डेटा टेस्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क में क्या है कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मॉडल जो प्रेडिक्शन कर रहा है, वो प्रेडिक्शन सही कर रहा है या गलत प्रेडिक्शन कर रहा है।
हम लोगों ने मॉडल बनाना सीख लिया, मॉडल के बाद उसको टेस्ट करना सीख लिया। अब बारी आती है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने की, उसकी परफॉर्मेंस को कंप्यूट करने की, कि कितना अच्छे से हमारा मॉडल काम कर रहा है और प्लेयर की पोजीशन को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है इसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने का। वो तरीका ये होता है कि हम लोग मिस क्लासिफिकेशन रेट को कैलकुलेट करते हैं। अब ये मिस क्लासिफिकेशन रेट क्या होता है? मिस क्लासिफिकेशन रेट बोले तो कितना प्रोपोर्शन में हमारा इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, इनकरेक्ट प्रेडिक्शन हुआ है, उसको डिटरमाइन करना, यानी कि उसको निकालने को क्या बोलते हैं? मिस क्लासिफिकेशन रेट बोलते हैं। मिस क्लासिफिकेशन रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिस क्लासिफिकेशन रेट को हम लोग लॉस फंक्शन के जरिए से कैलकुलेट करते हैं। ये लॉस फंक्शन क्या होता है? ये लॉस फंक्शन हम लोगों को मिस क्लासिफिकेशन रेट बताता है किसी भी डेटा सेट के लिए। अब इस लॉस फंक्शन के इनपुट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो इनपुट होगा तो वो इनपुट दो होंगे। पहला इनपुट होगा हमारा मॉडल, जो हम लोगों ने मॉडल तैयार किया है, और तैयार करने के बाद जिस वेरिएबल में हम लोगों ने मॉडल को स्टोर किया है वो वेरिएबल हमारा पहला इनपुट जाएगा इस लॉस फंक्शन के अंदर। दूसरा इनपुट हमारी वो डेटा सेट होगी जिसके लिए हम लोग मिस क्लासिफिकेशन रेट को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि भैया एमडी लॉस में इसको स्टोर कर दो, एमडी लॉस में, यानी कि इसके आउटपुट को, यानी कि मिस क्लासिफिकेशन रेट को लॉस फंक्शन का अपन लोग इस्तेमाल करेंगे और के डबल एम मॉडल को पहला इनपुट डालेंगे और डेटा टेस्ट को दूसरा इनपुट डालेंगे, क्योंकि टास्क में हम लोगों को बोला गया है। फिर उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एम डी स्मॉल एल है, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये हमारा लॉस आ जाएगा, यानी कि 0.6322 एंड सो ऑन, इतना प्रोपोर्शन हमारा इनकरेक्ट प्रेडिक्शन किया हुआ है। यानी कि अगर इसको परसेंटेज में लेते हैं तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा कि 63% मिस क्लासिफिकेशन या फिर इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हुआ। जो हम लोगों ने मिस क्लासिफिकेशन रेट की वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी? लगभग 63% आई थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मॉडल है वो लगभग 60% से ज्यादा मिस क्लासिफाई कर रहा है, यानी कि 60% से ज्यादा इनकरेक्ट प्रेडिक्शन बना रहा है। ठीक, अब सवाल ये खड़ा होता है कि उसने कौन सी ऑब्जर्वेशन को कौन सा क्लास दिया है, यानी कि कौन सी ऑब्जर्वेशन के लिए उसने कौन सा क्लास को प्रेडिक्ट किया है, ये कैसे पता लगाएं? ये हम लोग पता लगाते हैं कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स से। कॉन्फ्यूजन चार्ट फंक्शन की मदद से हम लोग कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स को बनाने से पहले हम नॉर्मलाइज्ड डेटा सेट के बारे में बात करना चाहते हैं। नॉर्मलाइज्ड डेटा सेट को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक से मॉडल बनाया, दूसरे से हम लोगों ने टेस्ट किया था। जो हमारी नॉर्मलाइज्ड डेटा सेट थी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन थी, नो डाउट, और हर एक ऑब्जर्वेशन की हमारे पास नोन कैटेगरी थी।
यानी कि नोन क्लासेस थे जो कि पीओएस नाम के वेरिएबल में स्टोर हैं। ये हमें नोन क्लास है और ये ट्रू क्लास है। ट्रू क्लास का मतलब है कि जो पहली वाली ऑब्जर्वेशन है वो किसको बिलोंग कर रही है, फॉरवर्ड को, दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन बी फॉरवर्ड को, तीसरी वाली ऑब्जर्वेशन गार्ड्स को। बात क्लियर है? तो हम लोगों को नोन क्लास पता है, लेकिन हम लोगों ने मॉडल को तैयार किया और मॉडल को तैयार करने के बाद क्लासेस का प्रेडिक्शन किया। बात समझ में आ रही है? देखो, ये है एक मशीन। कंप्यूटर क्या है? मशीन। पहले इसके अंदर हम लोग डेटा को फीड करते हैं और डेटा के साथ उसके साथ साथ नोन ऑब्जर्वेशन को भी हम लोग फीड करते हैं। फिर उसके बाद नई ऑब्जर्वेशन को इसके ऊपर लगाते हैं और नई ऑब्जर्वेशन के बारे में कैटेगरी को हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। गूगल में इसको ऐसे समझो कि गूगल पे अगर हम किसी भी वर्ड की मीनिंग हम निकालते हैं तो गूगल को कैसे पता उसकी मीनिंग? गूगल के अंदर पहले से उसको फीड करना पड़ा होगा, फीड किया होगा, फीड करने के बाद ही तो उसने मीनिंग हम लोगों को बताई है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग नोन क्लास से हम लोग क्या करते हैं? पहले मॉडल बनाते हैं और इस मॉडल को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन मॉडल बोलते हैं। फिर उसके बाद इस क्लासिफिकेशन मॉडल की मदद से नई ऑब्जर्वेशन को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स बोले तो एक मैट्रिक्स, उसके अंदर कॉलम्स, उसके अंदर रोज। मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स आपके करेक्ट प्रेडिक्शन होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर वो आपके इनकरेक्ट प्रेडिक्शन वाले होंगे। तो हम लोग कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स को बनाने के लिए कॉन्फ्यूजन चार्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इस फंक्शन के इनपुट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर बेटा दो इनपुट डाले जाएंगे। द फर्स्ट इनपुट विल बी द ट्रू क्लास एंड द सेकंड इनपुट विल बी द प्रेडिक्टेड क्लास। ट्रू क्लास हमारा किसमें स्टोर है? डेटा टेस्ट नाम की टेबल के पीओएस नाम के कॉलम के अंदर या फिर पीओएस नाम के वेरिएबल के अंदर। तो ये हमारा ट्रू क्लास होगा, यानी कि ये कॉलम हमारा पहला इनपुट होगा इस कॉन्फ्यूजन चार्ट फंक्शन के अंदर और जो दूसरा इनपुट होगा दैट विल बी द प्रेडिक्टेड क्लास। और प्रेडिक्टेड क्लास किसमें स्टोर है? प्रेडपॉस में स्टोर है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे और यहां पर टास्क में क्या कह रहा है? यूज द कॉन्फ्यूजन चार्ट फंक्शन टू कंपेयर द प्रेडपॉस। बिल्कुल सही। कॉन्फ्यूजन चार्ट फंक्शन, इसके अंदर द फर्स्ट इनपुट विल बी द ट्रू क्लास। तो डेटा टेस्ट डॉट पीओएस और कॉमा के बाद प्रेड पॉस, इसको हम लोगों ने चला देना है। प्रेड पॉस एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर प्रेडिक्टेड क्लास स्टोर है और डेटा टेस्ट डॉट पीओएस एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर ट्रू क्लास प्रेजेंट है या फिर बोल सकते हैं करेक्ट प्रेडिक्शन यानी कि करेक्ट क्लास प्रेजेंट है।
हमने क्या बताया था, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सही क्लासिफिकेशन यानी कि करेक्ट क्लासिफिकेशन या फिर करेक्ट प्रेडिक्शन हुआ है। अब इसको कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपका गार्ड वाला है, ये पहला भी आपका गार्ड वाला है, यानी कि 36 गार्ड वाली जो ऑब्जर्वेशन है उनका सही क्लासिफिकेशन किया गया है। इसी तरीके से GF वाली जो प्रेडिक्शन है वो 6 सही प्रेडिक्ट करी गई हैं और FG में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हुआ है। F में 16 प्रेडिक्शन सही किए गए हैं, 2 प्रेडिक्शन सही किए गए हैं FC के और 1 प्रेडिक्शन सही किया गया है CF का और 6 प्रेडिक्शन सही किए गए हैं कैपिटल C के यानी कि सेंटर्स के। तो ये हमने बता दिया कि कैसे डायगोनल एलिमेंट्स को समझते हैं। अब बात करते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट की। तो शुरुआत करते हैं इससे। इसका मतलब क्या हुआ, 6 देखो ट्रू क्लास है GF यानी कि 6 GF वाली कैटेगरी को हमारे मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट कर दिया, गार्ड्स प्रेडिक्ट कर दिया। उसको प्रेडिक्ट क्या करना चाहिए, GF प्रेडिक्ट करना चाहिए, लेकिन उसने गार्ड प्रेडिक्ट कर दिया। इसी तरह से 2 FG वाली जो कैटेगरी है उसने गलत प्रेडिक्शन बना करके और हम लोगों के सामने क्या बता दिया, कैपिटल G। उसको बताना क्या चाहिए था, कैपिटल FG, लेकिन प्रेडिक्शन क्या दे दिया, कैपिटल G। इसी तरह से 3 कैपिटल F यानी कि 3 फॉरवर्ड वालों को उसने क्या कर दिया, गार्ड बता दिया। तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट को हम लोग ऐसे समझेंगे कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स के। फिर उसके बाद नेक्स्ट टास्क में चलते हैं आगे। और इस मॉडल से इस कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है उस मॉडल ने प्रेडिक्शन करने के दौरान स्ट्रगल कहां पे किया है और उसको कौन सी कैटेगरी को प्रेडिक्ट करने में आसानी हुई है, कौन सी कैटेगरी को प्रेडिक्ट करने में बहुत मुश्किलें आई हैं। जैसे कि देखो यहां पर उसने सारे गार्ड को 36 गार्ड वाली कैटेगरी को गार्ड ही करा, लेकिन जो सेंटर वाली को उसने गार्ड नहीं किया। यानी कि सेंटर वाली जो ऑब्जर्वेशन है उस सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन को उसने गार्ड प्रेडिक्ट नहीं किया, यानी कि 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा मॉडल है वो कैपिटल C यानी कि सेंटर्स वाली कैटेगरी में और कैपिटल G यानी कि गार्ड वाली कैटेगरी में कॉन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हुआ। बात क्लियर है। तो कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हम लोगों को यह भी पता चलता है, एक बात यह पता चलती है कि कितने और कौन कौन से सही प्रेडिक्शन हुए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के सही प्रेडिक्शन हुए हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के गलत प्रेडिक्शन हुए हैं, और गलत में क्या उसने प्रेडिक्ट कर दिया है यह भी पता चलता है। और इससे यह भी पता चलता है कि हमारा मॉडल कौन सी कैटेगरी के लिए कंफ्यूज हुआ है और कौन सी कैटेगरी के लिए कंफ्यूज नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।